Hello everyone. Now again we have to start online education because of corona. You already addicted about online education, right? But still I want to say something कि आपने अभी फर्स्ट एग्ज़ाम मीन्स के देखा जाए तो सेकेंड एग्ज़ाम है, बट फर्स्ट टाइम आपने फिजिकली अपीयर की है 11th में. सो यू नो वेरी वेल हाउ दैट एग्ज़ाम, राइट? कि इतनी भी अच्छी नहीं थी, इतनी बुरी भी नहीं थी. सो यू कैन इम्प्रूव योर लर्निंग मेथड एंड वॉट एवर. सो मेरी रिक्वेस्ट है कि भले ही ऑनलाइन एजुकेशन आप ले रहे हो बट वो प्रॉपर लो. जो पहले लिया था वो वैसे ना लो, थोड़ा इम्प्रूवमेंट उसमें लाओ. अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से लर्न करो और अच्छे से एग्ज़ाम दो. ऐसा मत सोचो कि कोई बोलने वाला नहीं है, कुछ कहने वाला कोई नहीं है तो अच्छे से आप पढ़ाई ना करो. बिकॉज क्या पता कि आपका 12th भी ऐसा जाए. सो 12th दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर योर फ्यूचर. सो उसके लिए एटलीस्ट आप 11th का बेस अच्छे से क्लियर रखो. आप स्कूल ट्यूशन दोनों में पढ़ते हो तो दोनों में अच्छे से पढ़ो. अब आपको सिचुएशन पता है कि आपको सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ना है तो पढ़ना है एनी हाउ. ऐसा मत सोचो कि यार कहाँ ये कोरोना आ गया और कहाँ हमारा पूरा साल खराब हो गया और ये वो, राइट? सबका हुआ है बट वी हैव टू एडेप्ट दैट सिचुएशन. आपको पता है 11th स्टैंडर्ड में हम फर्स्ट चैप्टर में एडेप्टेशन पढ़े थे कि जो आदमी, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के फैक्टर के साथ एडेप्ट होता है वही सर्वाइव कर सकता है अर्थ पे. सो वी हैव टू एडेप्ट दिस सिचुएशन. सो उसके बेसिस पे हमने फिर से ऑनलाइन पढ़ना और हमने पढ़ाना शुरू किया है. तो आई होप, वी होप कि आप सभी सब्जेक्ट अच्छे से लर्न करेंगे. आपको अभी तक तो आपने वो मेथड अप्लाई नहीं की थी बट मैंने क्लास में भी बोला था कि जितना आपको रोज़ वीडियो आते हैं या फिर पढ़ाते हैं उतना आप डेली लर्न करो तो ही आपके रिज़ल्ट में इम्प्रूवमेंट आएगा. और अगर आप अच्छे से लर्न करोगे, रीडिंग करोगे तो रिज़ल्ट ऑब्वियसली आएगा क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो. मेहनत नहीं करोगे और आप पास होने की या फिर अच्छे मार्क्स लाने की एक्सपेक्टेशन रखोगे, दैट इज़ वर्स्ट फॉर यू, राइट? सो हम ऐसा होप रखते हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई करोगे घर बैठे. अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हो फिजिकली या फिर बाय एनी वे, बट यू हैव टू सॉल्व योर डाउट एनी हाउ, दैट्स इट. सो हमारे सम चैप्टर रिमेनिंग है जिसमें से हम चैप्टर नंबर 17 आज देखेंगे, राइट? सो 17 चैप्टर दैट इज़ अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीथिंग सिस्टम, जो हम चैप्टर नंबर 14 में पढ़े थे थोड़ा बहुत. वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपको मेमोराइज करनी है. आपको फर्स्ट रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग क्या होता है, किसको बोलते हैं, कौन से ऑर्गन उसमें इन्वॉल्व है वो दिया है. देन ह्यूमन ब्रीथिंग सिस्टम और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन के बारे में पढ़ाया है. उसके बाद ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कैसे इनहेल और एक्सेलेशन होता है. इनहेलेशन के स्टेज दिए हैं, एक्सेलेशन के स्टेज दिए हैं. हम कैसे इनहेलेशन करते हैं तब ऑक्सीजन का लेवल कैसा होता है, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, वो सब आपको डिटेल में दिया है. उसके बाद उनका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है वो एक्सचेंज कैसे होता है, राइट? और उसके रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर है वो हमको इस चैप्टर में दिए है. सो लेट अस स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 17, दैट इज ह्यूमन ब्रीथिंग सिस्टम और वी कैन से breathing and exchange of gases. So mention about metabolic process of living organism. The process of metabolism is very important exhibited by living organisms. ऑक्सीजन इज़ यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिजम्स. आपको पता होगा जैसे फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड हम मतलब वो प्लांट लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, एक्सेल करते हैं. उससे ऑपोजिट हमने 14 चैप्टर में पढ़ा था कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और
एक्सेलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो सेम वे यहाँ वही दिया है कि ऑक्सीजन इज यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज टू डिराइव एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटी। कि आपको न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल का यूटिलाइजेशन होता है ब्रीथिंग में, लाइक ग्लूकोज आपको पता है कॉमन न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल है ग्लूकोज दैट प्रोवाइड अस एनर्जी and perform various activity. During cellular respiration, carbon dioxide is released during this process. You know very well कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, रिलीज होता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. सो थस ऑक्सीजन हैज़ बी कंटिन्यूसली प्रोवाइडेड टू द सेल्स. कि ग्लूकोज जो ऑक्सीजन का यूज़ करता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है और बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है. सो ऑक्सीजन हमारी बॉडी को कंटिन्यूस मिलना चाहिए, हमारी बॉडी के हर एक सेल को मिलना चाहिए, तो ही हमारे बॉडी के सेल प्रॉपर फंक्शन करेंगे. कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइडेड बाय द सेल हैव टू बी रिलीज आउट. कि ऑक्सीजन कंटिन्यूस सेल को प्रोवाइड होने चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर जाने चाहिए. सो दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफियर विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीथिंग और कॉमनली कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंशन होता है बिटवीन एटमोसफियर एंड द सेल, दैट इज कॉल्ड ब्रीथिंग एंड कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन. की 14 चैप्टर में हम रेस्पिरेशन की डेफिनेशन थोड़ी अलग पढ़े थे, बट यहाँ रेस्पिरेशन के साथ उसी प्रोसेस को हम ब्रीथिंग भी बोल सकते हैं. रेस्पिरेटरी सिस्टम possess organs possessing exchange of gases between atmosphere and blood. कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में सम ऑर्गन्स होते हैं और वो ऑर्गन गैस का एक्सटेंशन करते हैं बिटवीन एटमोसफियर एंड ब्लड, वेर ब्लड ट्रांसपोर्ट गैस बिटवीन लंग्स एंड सेल्स. कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस है बिटवीन एटमोसफियर एंड ब्लड होता है, वेर ब्लड ट्रांसपोर्ट गैस बिटवीन लंग्स एंड सेल्स. नेक्स्ट आपको दिया है सम रेस्पिरेटरी ऑर्गन दिए हैं जो लो लेवल के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, राइट, जो हम ऑलरेडी 4th चैप्टर में पढ़ चुके हैं. स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन वेरियस ग्रुप और किंगडम. कि वेरियस ग्रुप और किंगडम में जो भी गैस एक्सचेंज की जो भी सिस्टम होती है वो आपको दी है. आपकी बुक में ट्यूबुलर फॉर्म में नहीं दिया है, पैराग्राफ फॉर्म में दिया है, बट यहाँ ट्यूबुलर फॉर्म में दिया है तो आपको अच्छे से और इजीली याद रह जाएगा. सो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वेरी अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट्स एंड लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. कि ब्रीथिंग की मैकेनिज्म डिफरेंट ग्रुप के एनिमल में डिफरेंट होती है, डिपेंड ऑन देयर हैबिटेट एंड depending on their mainly habitats and level of organizations. So first of all हम देखते हैं animal group that is Protista. You heard about Protista, the example of Protista phylum that is amoeba, paramecium, etc. and the respiratory system that is cellular membrane. Then next Porifera, example of Porifera that is sponges and that regulatory organ also cellular membrane. Then Coleontera, example of Coleontera that is Hydra. You all are aware about Hydra and जो fragmentation और we can say budding का जो रिप्रोडक्शन होता है वो हाइड्रा में हमने पढ़ा था. और उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, बॉडी सरफेस. देन प्लेटीहेल्मिन्स एंड एस्कीहेल्मिन्स. प्लेटीहेल्मिन्स that is free living planaria and rabbits that is parasite tapeworm. जो प्लेटीहेल्मिन्स है उसमें बॉडी सरफेस एंड एस्कीहेल्मिन्स है उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, राइट. उसके बाद आपको दिया है एनिलिडा. एनिलिडा रेस्पिरेशन बाय एनिलिडा डू रेस्पिरेशन बाय गिल्स, जिसमें एग्जाम्पल में अर्थवॉर्म, झींगा, क्रेफिश, राइट. एंड उसका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है दैट इज
cutaneous. Then Arthropoda, that is the biggest phylum of Animalia, insects, millipedes, scorpion, spider, crab, limbus, right, etc. And respiratory organ of that phylum animal, that is trachea, book lungs, book gills, etc. सबको ये याद रखना है. Then molluscus, that is the second largest phylum of Animalia, sepia, octopus, etc. That is the example of molluscae. And the respiratory organ of molluscae, that is gills, lungs, bag, etc. Then Echinodermata, tube feet, that is called starfish, and starfish reproduce by fragmentation. You already study, and you also study in standard 12th. And that Echinodermata phylum have respiratory organ like cutaneous, trachea. Okay. उसके बाद Hemichordata and Chordata, that is Balanoglossus and Branchiostomia, example of Hemichordata and chordate. And respiratory organ, that is pharyngeal valves. And last vertebra जिसमें हम सब आते हैं, that is Cyclostomata, precis, amphibian, reptile, avians, mammals, etc. And they have many respiratory organ like gills, skin, lungs, buccal cavity, etc. Right? So आपको ये ट्यूबुलर फॉर्म में दिया है. दैट इज़ वेरी बेस्ट मेथड फॉर रिमेम्बरिंग different respiratory organ of different animal group with an example, right? So आई होप कि आपको समझ में आया होगा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन. एंड जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन दिए हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए, जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन दिए हैं वो अच्छे से समझ में आए, राइट? आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा. उसके बाद आपको डिफरेंट एंड वेरियस पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग दिया है, जो आप ऑलरेडी 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके होंगे, राइट? सो आई होप कि आपको जो फर्स्ट वीडियो था हमारे इस चैप्टर का वो आपको समझ में आया होगा. इन नेक्स्ट सेशन वी विल सी रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग. टिल दैट, थैंक यू.